नमस्कार, आप देख रहे द वायरल न्यूज़। में इरम काज़मी और आज हम जो है दिल्ली यूपी बॉर्डर पे पहुंचे हुए हैं। हमारे साथ में जो मौजूद है एक सीनियर अधिकारी है, सेवानिवृत्त है, जो रिटायर्ड हो चुके हैं, और हम उनसे बात करेंगे और ये जानना चाहेंगे कि जो गवर्नमेंट ने जो किसान के लिए जो ये बिल लाया है, इसमें जो बीजेपी सरकार की मंशा क्या है। बीजेपी सरकार की मंशा भारत के किसानों को बर्बाद करने की है। इस भारत को आर्थिक आतंकवादियों के हवाले करने की है। भारत में 4 प्रकार का आतंकवाद है: राजकीय आतंकवाद, आर्थिक आतंकवाद, धार्मिक आतंकवाद और विदेशी जेहादी आतंकवाद। मोदी जी विदेशी जेहादी आतंकवाद का राग अलाप कर भारत में राजकीय आतंकवाद, आर्थिक आतंकवाद और धार्मिक आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, जो इस देश के हित में नहीं है। तो मोदी जी आर्थिक आतंकवादियों को इस देश के किसानों की भूमि पर कब्जा कराने की साजिश रच रहे हैं, जो इस देश के हित में नहीं है। बताइए और क्या कहूँ। सर, ये जो गवर्नमेंट ने अभी कल 8 घंटे मीटिंग चली, 8 घंटे मीटिंग चलने के बाद भी कोई भी परिणाम नहीं है। आपको क्या लगता है कल 5 तारीख को मीटिंग है, फिर से क्या परिणाम क्या होगा? जब मोदी जी ने तय कर लिया है कि मैं आपदाओं में अवसर तलाशता हूं, तो मोदी जी ने हमेशा अपनी इच्छाओं, आवश्यकताओं और महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए अपने परिवार को क्या साथ नहीं दिया, तो वो इस देश का क्या साथ देंगे। जो आदमी अपने परिवार का साथ नहीं दे सकता अपनी आवश्यकताओं, इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए, तो मोदी जी अपनी आवश्यकताओं, इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए इस देश का क्या साथ देंगे। इसलिए कुछ नहीं होना, उन्हें इस देश को विदेशियों के हवाले करना है। वैसे सर, ये जो गवर्नमेंट ने जो 3 बिल लाई है, इसमें जो सबसे बड़ी जो चीज़ है, पहले जो इन्होंने स्टॉक जो मेंटेन करने का उसकी लिमिट हटा दी है, इसकी मंशा क्या हो सकती है? आपको क्या लग रहा है, स्टॉक लिमिट हटाने से क्या नुकसान होने वाला है? हम आपसे बहुत विनम्रतापूर्वक एक बात कहना चाहते हैं कि जब 1965 में यहाँ अकाल पड़ा भारत में, तो अमेरिका से लरमा रोजा मंगाया गया। शास्त्री जी ने कहा कि एक टाइम भोजन मैं करूँगा, लेकिन उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया, और उसके बाद में यहाँ हरित क्रांति आई, किसानों को समर्थन मूल्य दिया गया, और जब से किसानों को समर्थन मूल्य दिया गया, तब से किसानों को इतना उत्साह पैदा हुआ कि उन्होंने इतना अन्न पैदा करके इस देश को दे दिया कि 1757, यदि माननीय मोदी जी इतिहास पढ़ें उनको ज्ञान हो जाएगा, वो तो महाज्ञानी है, वैसे उन्हें ज्ञान हो जाएगा कि 1757 ईस्वी से लेकर 1965 ईस्वी तक भारत में 9 बार अकाल पड़ा था, भूखमरी पैदा हुई थी और करोड़ों लोग भूख से मारे गए थे। लेकिन 1965 के बाद में आज तक, जब से भारत में हरित क्रांति आई, भारत के किसानों को समर्थन मूल्य मिला, तब से भारत के किसानों ने भारत के लोगों को भूखा नहीं मरने दिया। और माननीय मोदी जी जरा देख लें कि 712 ईस्वी से लेकर 1965 ईस्वी तक जाने कितने युद्ध हुए, उनमें भारत की क्या दुर्दशा हुई। लेकिन 1965 से बाद में आज तक भारत के जवानों ने भारत का मस्तक नहीं झुकने दिया, भारत का मस्तक नहीं झुकने दिया। लेकिन मोदी जी आज ना तो जवानों की चिंता कर रहे हैं और ना किसानों की चिंता कर रहे हैं। मोदी जी को किसकी चिंता है? मोदी जी को बड़े अधिकारियों की चिंता है, मोदी जी को राष्ट्रपति की चिंता है, मोदी जी को अंबानी की चिंता है। कैसे चिंता है? जिन जवानों ने, CISF के जवानों ने सीने पर गोली खाई है, जिनके चिथड़े उड़े हैं, उनका मात्र 21,700 बेसिक है, और पेंशन उनकी है नहीं। CRPF के DG की 2,25,000 मासिक वेतन है, और राष्ट्रपति का 5 लाख वेतन है। हाँ, मोदी जी कहते हैं मैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के सिद्धांतों पर चलता हूं, मैं वंशवाद का विरोधी हूं। बहुत अच्छी बात है, आप वंशवाद के विरोधी हैं, लेकिन माननीय मोदी जी, क्या आपने कभी सोचा कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था
कि चपरासी और राष्ट्रपति के वेतन में 1:10 का अनुपात होना चाहिए, और आज सीआरपीएफ के जवान जो शहीद हो रहा है उसके वेतन में और राष्ट्रपति के वेतन में 1:23 का अनुपात है। आप क्या चाहते हैं? क्या ये जवान मरता रहे, भूखा मरता रहे, किसान मरता रहे, भूखा मरता रहे? आपके एमएलए एमपीओ का जितने बार बनते उतने बार आप पेंशन बढ़ा रहे हैं, लेकिन उनकी पेंशन नहीं कर सकते आप सीआरपीएफ के जवान, और वैसे दिवाली मनाएंगे उनके बीच में जाके। तो ये खोके भावनात्मक भावों से काम चलने वाला नहीं है। ये देश क्यों गुलाम हुआ था वो भी मैं आज आपको बता दूं। मोदी जैसे राजा होते थे, सुनिए, मोदी जैसे राजा होते थे और छोटे छोटे राज थे, और उसमें वो क्या कहते थे, उनको जो है नौजवानों को कहते थे 12 वर्ष तक कुत्ता जीवे, 16 वर्ष तक जिए सियार, 18 वर्ष तक छत्री जीवे, आगे जीने को धिक्कार। तो वो राजा उन 18 साल तक के नौजवानों को ले जाकर युद्ध में मरवा देते थे और वहां की लड़कियों को लाके अपने हरम में जो पटरानी बना लेते थे। तो जब लोगों ने देखा कि हमारे तो जो है जवान मर जाते हैं 18 साल के लड़के, और ये राजा नई नई लड़कियों को अपने हरम में डालते हैं, धन लूट के लाके मजे करते हैं, तो उन्होंने कहा, उनमें एक भाव पैदा हुआ, को हो निरत हमें का हानि, चेरी छोड़ होए ना रानी। लोगों ने हथियार डाल दिए, और हथियार डालने के बाद क्या हुआ, मात्र 12,000 घुड़सवार लेकर आया बाबर और भारत पर कब्जा किया। गजनी आया, सोमनाथ मंदिर को लूट के ले गया। तो ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि यहाँ बात तो बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, लेकिन जमीन पर लोगों के दुख दर्द को नहीं सुना जाता। इसके बाद में मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि ये जो 3 कानून आए हैं, मैं माननीय मोदी जी से प्रार्थना करना चाहता हूँ, माननीय मोदी जी, जब आपकी सरकार को जूता मार रही है विदेशी कंपनियां, आपकी सरकार पर जुर्माना लगवा रहे हैं 75 करोड़, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जाकर 22 हजार करोड़ इनकम टैक्स जो आपने लगाया उसे माफ़ करा रहे हैं, तो ये किसान उनका मुकाबला कर पाएगा? जब आप मुकाबला नहीं कर पा रहे, जब भारत सरकार मुकाबला नहीं कर पा रही, भारत सरकार के मुंह पर जूता मार रही हैं विदेशी कंपनियां, जुर्माना करा रही हैं, तो ये किसान उनका मुकाबला एसडीएम के यहाँ जाकर कर पाएगा? आप इन जमीनों को क्यों विदेशी कंपनियों को देना चाहते हैं? मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ, यदि यही होना था तो 565 राजाओं के राज क्यों लिए? आपने अभी अमेठी में 5,000 बीघा जमीन बजाज ग्रुप को नाम करा दी, जबकि मुख्यमंत्री जो प्रथम बने थे गोविंद बल्लभ पंत, उन्होंने कोशिश की थी 18.5 एकड़ भूमि से ज़्यादा असिंचित भूमि किसी एक नाम पर नहीं होगी, 12.5 एकड़ से ज़्यादा सिंचित भूमि एक नाम पर नहीं होगी, 5,000 मीटर से ज़्यादा शहर में प्लॉट नहीं होगा। सीलिंग एक्ट लागू किया था, 565 रियासतों की रियासतें छीनी गई थी, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन हुआ था। आप फिर जमीनें जो है पूंजीपतियों को दे रहे हैं 5-5 हजार बीघा। आप चाहते क्या हैं? आप राम मंदिर की बात करते हैं, आप राम मंदिर का कोई विरोधी नहीं है। राम और सीता भारत के लोगों के, हिंदुओं के हृदय में हनुमान की तरह समाहित हैं। लेकिन माननीय मोदी जी, क्या आपने कभी सोचा कि आपके कार्यकाल में सुप्रीम कोर्ट ने 497 आईपीसी खत्म कर दिया, 377 आईपीसी खत्म कर दिया, राम और सीता की मर्यादा को धूल में मिला दिया? आप राम और सीता का आदर्श दिखाकर राम मंदिर बना रहे हैं और एक तरफ उनके मर्यादाओं को धूल में मिला रहे हैं। आप चाहते क्या हैं? आपके मन, वचन और कर्म में एक रूपता नहीं है। सर, अभी आपको क्या लगता है? जय जवान जय किसान। अभी आपको क्या लगता है कि जो सरकार ने जो ये कानून लाया है, ये आपको लगता क्या ये कानून को ख़त्म करेगी सरकार या इसमें अमेंडमेंट करेगी? क्या करेगी सरकार? आपको क्या मतलब किस तरह का इसमें जो प्रेडिक्शन है आपको? ये किसान बहुत भोले हैं, ये किसान नहीं जानते, इन किसानों को वस्तु स्थिति की जानकारी नहीं है। अभी आरबीआई ने 25 जून को डिक्लेयर किया कि भारत के बैंकों में 139.55 लाख करोड़ रुपए जमा था और उसमें से 102 दशमलव समथिंग लाख करोड़ लोन पे बांटा गया है। मैं माननीय
प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़कर पूछना चाहता हूं, जब संसद में आपने भाषण दिया, आपने कहा कि मनमोहन जी ने 2008 तक 18 लाख करोड़ का बैंकों का रुपया बर्बाद करा दिया, 2014 तक 54 लाख करोड़ बर्बाद करा दिया। तो माननीय प्रधानमंत्री जी, देश की जनता को बता दो, 139.55 लाख करोड़ में से 102 लाख करोड़ आपने किसको बंटवा दिया है? बता दो, जवाब दे दो ना हमें। ये किसान क्या जाने, हम जानते हैं तुम्हें। हमने 10 वर्ष आतंकवाद पर काम किया है। जो पीर कुशाल की कोठी टूटी गई है मुजफ्फरनगर में, वो मेरा काम था। 3 आतंकवादी मारे गए 2001 में, वो मेरा काम था। मेरे 2 सूत्र मारे गए। ये लोग क्या जाने आतंकवाद क्या है। अभी सर एक बात बताइए हमें, यहाँ पर जैसे लोग बैठे हुए हैं, उसके अलावा सिंघू बॉर्डर पे भी बैठे हुए हैं, मतलब दिल्ली पूरी तरफ से चारों तरफ से घिर चुकी है। सरकार को अगर ये कानून वापस लेती हो तो इससे आम जनता को भी कहीं ना कहीं राहत मिलेगी और किसानों को भी राहत मिलेगी, लेकिन सरकार क्यों नहीं ले रही है ये कानून वापस? मैं आपके चैनल से एक विनम्र प्रार्थना किसानों से करके जा रहा हूं, इन आंदोलनों से कुछ नहीं होना। ये जो आपके कांग्रेस और बीजेपी वाले लोग हैं, ये सब आर्थिक आतंकवादी हैं। सिर्फ मोदी आर्थिक आतंकवादी नहीं है, कांग्रेस और ये सब मिले हुए हैं। कांग्रेस और बीजेपी भी मिली हुई है। क्यों मिली हुई है वो कारण सुन लो। 15 अगस्त 1947 से लेकर 21 जून 1991 तक भारत में लोकतांत्रिक समाजवादी व्यवस्था लागू रही। नेहरू जी पर अमेरिका ब्रिटेन ने दबाव डाला कि भारत में आप पूंजीवादी व्यवस्था लागू करो, जो ये गाली देते हैं नेहरू को। तो नेहरू जी ने मना कर दिया कि मैं भारत में पूंजीवादी व्यवस्था लागू नहीं करूंगा। इंदिरा जी पर दबाव डाला, निक्सन जन क्या क्या कहता था इंदिरा जी को, लेकिन उन्होंने कह दिया मैं भारत में पूंजीवादी व्यवस्था लागू नहीं करूंगी। राजीव पर दबाव डाला, राजीव ने मना कर दिया कि मैं भारत में पूंजीवादी व्यवस्था लागू नहीं करूंगा। लेकिन लालच भी दिए, नेहरू जी को लालच दिया कि हम आपको यूएनओ में स्थायी सीट देंगे वीटो पावर की। नेहरू जी बोले मुझे वीटो पावर की सीट नहीं चाहिए, मैं गुटनिरपेक्ष आंदोलन चलाऊंगा, लेकिन मैं भारत की जनता पर पूंजीवाद नहीं थोपूंगा। ये नेहरू को गाली देते हैं, इंदिरा को गाली देते हैं, राजीव गांधी को गाली देते हैं। लेकिन राजीव गांधी की हत्या हुई 21 मई 1991 को। तिवारी जी को, श्री नानक तिवारी जी को षड्यंत्र के तहत हराया गया। वो मेरे पिताजी के साथी थे। 1942 से 1945 तक मेरे पिताजी और तिवारी जी बराबर की सीट पर बरेली सेंट्रल जेल में सोए थे, कौड़े लगते थे उनको। तो उनको षड्यंत्र के तहत हराया गया, क्योंकि वो समाजवादी विचारधारा के लोग थे। यदि वो प्रधानमंत्री बनते, भारत में पूंजीवादी व्यवस्था लागू नहीं होती। लेकिन पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने, मनमोहन जी वित्त मंत्री बन गए, और सोनिया जी दूर बैठ गई जाके कि मुझे कोई पद नहीं चाहिए। और जब यहाँ पूंजीवादी व्यवस्था लागू हो गई तो सोनिया जी फिर मैदान में आ गई। तो ये कांग्रेस और बीजेपी एक बात है, ये सत्ता के लिए इस देश को, विदेशों को बेचने जा रहे हैं। आप कांग्रेस के झांसे में मत आइए, बीजेपी के झांसे में मत आइए, और ये जो समाजवादी पार्टी और बसपा पार्टी है इसके झांसे में भी मत आइए, क्योंकि इन्होंने भ्रष्टाचार किए हैं और इनको मोदी जी आईना दिखा देते हैं कि यदि तुमने हमारे खिलाफ बोला तो हम तुमको जेल में डाल देंगे। इसलिए आपको खुद खड़ा होना पड़ेगा। और कैसे खड़ा होना पड़ेगा? आपने जो एमएलए एमपी चुने हैं उनके घरों पे जाके धरना दीजिए, उनसे कहिए आप इस्तीफा दीजिए। हमने आपको जिताया है, आप देश को गुलाम बनवाने जा रहे हैं, आप इस्तीफा दीजिए। ये रास्ते रोकने से कोई फायदा नहीं है। तो मैं उन क्रांतिकारियों से कह रहा हूं जो पंजाब के क्रांतिकारी हैं, जो सपूत हैं, पंजाब ने हमेशा इस देश के लिए कुर्बानी दी है और आज वो फिर कुर्बानी देने के लिए आए हैं। तो कुर्बानी देने की जरूरत नहीं है, हिंसा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इन रास्तों को रोकने की भी जरूरत नहीं है। आपको जरूरत है एमएलए और एमपीओं के घरों पर जाकर धरना देने की। आप जाइए, उनसे कहिए हम आपको घर से नहीं निकलने देंगे, या तो आप इस्तीफा दीजिए, अपनी प्रॉपर्टी का हिसाब दीजिए। जो आज एक बात और बता के जा रहा हूं, माननीय मोदी जी ने कहा
बहुत बड़ी बात बता के जा रहा हूँ, नहीं बताना चाहिए लेकिन आज बता रहा हूँ। माननीय मोदी जी ने कहा कि मैं विदेशों से धन लाऊंगा, बहुत अच्छी बात। मैं अवनीश अवस्थी जी जो इस समय अपर मुख्य सचिव गृह हैं, ये डीएम मेरठ थे। मैं बागपत मेरठ दोनों जिलों का आतंकवादी प्रकोष्ठ का इंचार्ज था। मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे। एक आदेश आया, कम समय में धनाढ़ लोगों की संपत्ति की जांच करके रिपोर्ट भेजो। हम 5 अधिकारियों की मीटिंग होती थी। मैंने प्रस्ताव रखा, मैंने कहा सर ये आदेश है, जो कम समय में धनाढ़ हुए हैं उनकी संपत्ति की जांच होकर जानी है कि वो संपत्ति वैध है या अवैध है। उन्होंने कहा सिंह साहब आप बताइए कैसा हो सकता है। मैंने कहा सर जी आप इनकम टैक्स कमिश्नर मेरठ को एक लेटर लिख दो, वहाँ से जो जिन्होंने 40% जमा करके 60% को वाइट मनी में कन्वर्ट कराया है उसकी वो हमें सूची दे देंगे, हम सत्यापन करके भेज देंगे। उन्होंने कहा गुड आइडिया। डीएम ने लेटर लिखा मेरे नाम से इनकम टैक्स कमिश्नर को। मैं इनकम टैक्स कमिश्नर ऑफिस पहुंचा, वहाँ डिप्टी कमिश्नर मिले, उन्होंने असिस्टेंट कमिश्नर्स की मीटिंग कॉल कर ली। उन्होंने कहा हम तुम्हें ये सूचना नहीं देंगे। मैंने कहा सर डीएम साहब का लेटर है, मैं भी 2 जिलों का इंचार्ज हूँ, एक सरकारी काम के लिए मैं आपसे सूचना मांग रहा हूँ, इसका मिसयूज नहीं होगा। बोले नहीं, पी चिदम्बरम जी का आदेश है कि जिन्होंने ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट कराया है उनके नाम ओपन नहीं होंगे। दोबारा मीटिंग हुई, अगले महीने 1 महीने में एक बार मीटिंग होती थी। उन्होंने पूछा सिंह साहब क्या हुआ। मैंने कहा साहब ये कह दिया। अब अवनीश अवस्थी साहब ईमानदार और अच्छे अधिकारी रहे। उन्होंने कहा दोबारा लेटर लिखो। दोबारा लेटर लिखा गया, मैं फिर जो लेके गया। उन्होंने कहा आप 1 बार आइए 10 बार आइए, हम आपको सूचना नहीं देंगे, हम आपको सूचना नहीं देंगे। क्योंकि उन्होंने ब्लैक मनी को 40% जमा करके 60% वाइट मनी में कन्वर्ट कर। हमने कहा सर हम ये जानना चाहते हैं कि 100 करोड़ रुपया यदि उन्होंने कमाया, 40 करोड़ आपको दे दिया, 60 करोड़ उनका हो गया, वो 100 करोड़ आया कहाँ से? वो डकैती से आया, रिश्वत से आया, लूट से आया, मनी लॉन्ड्रिंग से आया, आर्म्स स्मगलिंग से आया, वो आया कहाँ से? बोले वो कहीं से भी लाया, वो कहीं से भी आया, हम नाम नहीं देंगे। मैं माननीय मोदी जी से कहता हूँ वो वाड्रा जी के पीछे पड़े, पी चिदम्बरम के पीछे पड़े। अरे तुम्हारे पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, आप रोज छापे डलवाते हो। 1991 से लेकर 2018 तक जिन्होंने ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट कराया है उनकी सूची निकलवा के जांच करा लीजिए और पूछिए तुम्हारे पास ये पैसा कहां से आया, देश की समस्या हल हो जाएगी। जय जवान। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका बात करने के लिए। सर गलत है सही है? सही है सर। बहुत बहुत बढ़िया।